Yes, sir. Okay. So let us start with this. In the last, that was the first class of the session 21-22, and this session, this class, we have discussed about the hierarchies. हमने हायरार्कीज पढ़ी. हायरार्कीज क्या होती हैं, कितने टाइप की हायरार्कीज होती हैं. टेक्सोनॉमिक हायरार्की अलग होती है, लिविंग नॉन लिविंग की हायरार्की अलग होती है, और एक होती है दैट इज इकोलॉजी की हायरार्की. तो मैंने आपको सिस्टमैटिकली ये भी बताया था दोस्तों कि नॉन लिविंग की हायरार्की से स्टार्ट करते हुए लिविंग की हायरार्की, उस लिविंग की हायरार्की का टॉप मोस्ट ऑर्गेनिज्म यदि मैं बॉटम मोस्ट बना दूं तो वहां से दो हायरार्कीज और जन्म लेती हैं. वन हायरार्की विल बी ऑफ टेक्सोनॉमी जिसमें अरेंजमेंट होती है, और उसके लिए एक न्यूमोनिक भी बताया था शानदार वाला. एक Yes, sir. न्यूमोनिक. यस, व्हाट वाज दैट न्यूमोनिक? कल्लू पहलवान कैन ऑर्डर फॉर गली सड़ी सब्जी. परफेक्ट. कौन बोला? दुदुला गायधनी. परफेक्ट. डॉक्टर घायदनी, आपने जो कहा कल्लू पहलवान कैन ऑर्डर फॉर गली सड़ी सब्जी, सो दैट हमने वो फाइलम, किंगडम, ऑर्डर, फैमिली, क्लास, ये सब हमने बढ़िया से बताया. परफेक्ट. फिर मैंने उसी ऑर्गेनिज्म को एक बार और बॉटम में रखा, तो हमने इकोलॉजी का एक हायरार्की बनाया जिसमें इकोलॉजी से स्टार्ट, मतलब स्पीशीज से स्टार्ट करते हुए पॉपुलेशन, कम्युनिटी, बायोम, इकोसिस्टम, इकोस्फीयर, and then the largest entity of living beings are biospheres. तो ऐसी कुछ हायरार्कीज बताई, और उस पर बेस मैंने ये बताया आपको कि हाउ विल प्रोसीड इन 2 years. सबसे पहली थी नॉन लिविंग की हायरार्की. उसके लिए मैंने आपसे कहा था क्या पढ़ना पड़ेगा अपने को, क्या पढ़ना पड़ेगा? बायोमोलिक्यूल. परफेक्ट. बायोमोलिक्यूल्स पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि इस बायोमोलिक्यूल में मैंने स्टार्ट किया था इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन से एटम, एलिमेंट, एटम, एलिमेंट्स, मॉलिक्यूल्स, कंपाउंड, कॉम्प्लेक्स, देन सेल मेम्ब्रेन. और फिर 4 साल से पढ़ रही सेल मेम्ब्रेन की डेफिनेशन, सॉरी सेल की डेफिनेशन हमें समझ में आई. व्हाट वाज दैट डेफिनेशन डॉक्टर्स? Smallest structural and functional life. Smallest structural and functional unit of life. परफेक्ट. वो जो स्मॉलेस्ट स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट में ऑफ लाइफ मैंने कहा, तो उसमें 4-5 बड़े इंपॉर्टेंट वर्ड्स थे यार, जो स्कूल में किसी ने नहीं बताया. स्मॉलेस्ट. क्यों स्मॉलेस्ट? एनीवन? क्यों स्मॉलेस्ट? एनीवन? क्यों स्मॉलेस्ट? Because it is the smallest hierarchy of the living system. क्योंकि वो लिविंग बीइंग्स का सबसे छोटा यूनिट था. उससे छोटा यूनिट तो है, लेकिन कौन सा है फिर वो? नॉन लिविंग. Compound. उससे छोटा यूनिट तो है, लेकिन वो नॉन लिविंग का यूनिट है. सेल से छोटा यूनिट्स है, बट इट इज ऑफ नॉन लिविंग. परफेक्ट. इसलिए मैंने आपसे कहा कि स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ लाइफ. फिर आया है स्मॉलेस्ट स्ट्रक्चरल, क्योंकि सारा स्ट्रक्चर उसी का बना हुआ है. ऑर्गेनिज्म को देखोगे, मेरे जैसे ऑर्गेनिज्म को देखोगे, तो ये जो मैं बोल रहा हूं, जो लिप्स चल रहे हैं, ये ऑर्गन्स हैं. ये ऑर्गन टिश्यू के बने, और टिश्यू सेल की बनी, यानी मेरी पूरी बॉडी सेल की बनी. फिर स्मॉलेस्ट फंक्शनल, क्योंकि दोस्तों यदि वो फंक्शन कर रहा होगा कोई ऑर्गेनिज्म, मैं यहाँ मूवमेंट कर रहा हूं, ये मैं हाथ हिला रहा हूं, तो ये हाथ नहीं, ऑर्गन है, ऑर्गन में टिश्यू है, टिश्यू में सेल्स है, तो काम तो सेल ही कर रही है. तो इस तरह से समझ में आया स्मॉलेस्ट स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ इज सेल. तो इससे पहले कि हम कुछ चीजों को आगे बढ़े, लेके पूरा लिविंग वर्ल्ड पहले समझ. तो चैप्टर 1 हेडिंग अपन ने डाली थी लिविंग वर्ल्ड. एम आई राइट? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Let us start with this. Let me take my NCERT book. Okay,
So I have my book. This is Diversity in the Living Organism. अब एक बहुत मजे की बात समझते हैं और ओपन चैलेंज है दोस्तों, ओपन चैलेंज। किसी भी नॉन रेजोनाइट को पूछिएगा जो रेजोनेंस से नहीं पढ़ा है, उससे एक सवाल पूछिएगा और वो सवाल का जवाब वो दे दे। चैलेंज इन द सेंस, ऐसा नहीं कि हम किसी के ज्ञान को परख रहे हैं, पढ़ने का तरीका देख रहे हैं। हम चैप्टर स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहला पैराग्राफ कौन सा है लिविंग वर्ल्ड का? क्या है पहला स्टेटमेंट? क्या है? एनीवन? living beings versus non-living things. नहीं, चैप्टर जहां एनसीईआरटी स्टार्ट हो रही है उसका पहला स्टेटमेंट क्या है? पहली लाइन, पहला पैराग्राफ क्या है? How wonderful is the living world. How wonderful is the living world. और सारे इस वंडरफुल में वंडर हो जाता है, वंडर हो जाता है। जबकि पहली लाइन दोस्तों क्या होनी चाहिए? दिस वन, 2016 का क्वेश्चन। लोग यहां से स्टार्ट करें, इसे क्यों छोड़ देते हैं? जब ये कहा जा रहा है कि एनसीईआरटी से सवाल आते हैं, तो क्या कोई मुझे बता सकता है कि व्हाट इज ट्रिपल क्राउन ऑफ बायोलॉजी? व्हाट इज ट्रिपल क्राउन ऑफ बायोलॉजी? नहीं पता, क्योंकि हमने शुरू किया है वंडरफुल लिविंग बीइंग से, जबकि उसके पहले सारे वंडर गढ़ गए, है ना? तो वी शुड नॉट स्टार्ट फ्रॉम हियर, वी शुड स्टार्ट फ्रॉम यूनिट 1, डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ल्ड, बायोलॉजी इज द साइंस ऑफ लाइफ फॉर्म्स एंड लिविंग प्रोसेस, फ्रॉम दिस पेज। और मेरे साथ जो रिक्वायरमेंट होगी बायो पढ़ते समय, वो हाइलाइटर और पेन। पेंसिल पेंसिल का अपने को जरूरत नहीं, हाइलाइटर और पेन। हाइलाइटर इसलिए दोस्तों, डू यू नो हाइलाइटर्स? Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. तो हाइलाइटर से फायदा क्या होता है? हाइलाइटर से बच्चों हम हाईलाइट कर देते हैं तो सेंटेंस का सेंटेंस पूरा नहीं करना है मुझे, लाइक दिस। मेरे तो नोट्स इसी में बन जाते हैं। मुझे लगा कि 2018 में सवाल आए हैं, मैंने तो वही नोट कर डाला, और वहां नोट करने से मुझे ये समझ में आ गया कि इसका बेस्ट यूटिलाइजेशन मुझे करना। मेरे लिए तो यही भगवान है एनसीईआरटी। मैंने पढ़ा 2018 में एक अलग टाइप का क्वेश्चन आया, कहां से रिलेटेड आया? अच्छा, पेज नंबर 7 से रिलेटेड। मैंने पेज नंबर 7 पर ही लिख डाला, ताकि अगली बार 2023 में जब मैं एग्जाम दूं तो मुझसे वो ना छूटे, ना नजर हटे और ना दुर्घटना घटे। दुर्घटना घटे। तो नजर हटी और दुर्घटना घटी। तो नजर हटने का सवाल ही नहीं ना, क्योंकि मैंने छोड़ा ही नहीं ना, गुंजाइश ही नहीं छोड़ी मैंने। तो मैंने तो पहले पेज से भी दोस्तों एक सवाल उठा लिया। समरी आपको पढ़ना है, मैं नहीं पढ़ाऊंगा बच्चों की तरह, लेकिन इसमें से क्वेश्चन मैं उठा रहा हूं, और वो क्वेश्चन क्या है, जवाब आप देंगे मुझे। लाइक मैंने आपसे कहा कि जब हम किसी शॉपकीपर के पास जाते हैं, शॉप पर जाते हैं, मुझे अपने लिए बैग लेना है। मैं कॉलेज गोइंग स्टूडेंट हो गया, मैं मेडिकल कॉलेज में पहुंच गया, एमबीबीएस में, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज मुंबई में पहुंच गया मैं। अब मुझे बढ़िया सा स्टाइलिश बैग लेना है, क्योंकि पिताजी ने प्रॉमिस किया था कि एक बार बच्चे एमबीबीएस पहुंचा फिर तू जो बोले। मैं बैग लेने जाता हूं तो मैं शॉपकीपर को क्या कहूं यार? क्या मैं ये कहूं कि डाइवर्सिटी ऑफ बैग दिखाओ, या ये कहूं कि वैरायटी ऑफ बैग दिखाओ? क्या कहूंगा? Variety of bags. जी भाई यार, मतलब मैं डाइवर्सिटी क्यों ना कहूं भाई? ठीक है, आपने वैरायटी कहूंगा, मैं डाइवर्सिटी क्यों ना कहूं? क्योंकि मुझे पता है, बीइंग अ रेजोनाइट, मैं जानता हूं कि डाइवर्सिटी लिविंग बीइंग्स की होती है, नॉन लिविंग की नहीं। हाँ, मैं यदि कहीं पर म्यूजियम स्पेसिमेन में जाता हूं तो मैं उसे कहूंगा मुझे डाइवर्सिटी ऑफ लिविंग बीइंग्स दिखाओ। एम आई राइट? Yes, sir. Yes, लेकिन sir. हम कितने बेवकूफ होते हैं बोलने में, देखिए। और छोटी छोटी चीजें कोई ध्यान नहीं देता। किसी नर्सरी में जाते हैं तो इस प्लांट की वैरायटी दिखाओ, उस प्लांट की वैरायटी दिखाओ। हमें क्या पूछना चाहिए? Diversity. diversity. Diversity of that plant. शॉपकीपर के पास जाते हैं, मतलब देखिए कितने नॉनसेंस बायोलॉजिस्ट हो जाते हैं कई बार। हम शॉपकीपर के पास जाते हैं तो बराबर दिखाओ, बराबर पूछते हैं वैरायटी ऑफ बैग्स दिखाओ। अरे भाई, बैग्स की भी वैरायटी होती है तो प्लांट की डाइवर्सिटी होनी चाहिए। इज इट? Yes, sir. ऐसे छोटे छोटे वर्ड्स को भी हमें पकड़ना है, ताकि हम परफेक्शन की तरफ कोशिश तो करें, ताकि क्वेश्चंस गलत होने की संभावना मिनिमम टू मिनिमम हो जाए। तो पहला ही सवाल यहां पर आता है कि बायोलॉजी इज द साइंस ऑफ लाइफ फॉर्म्स एंड लिविंग प्रोसेस। इन्हीं लाइफ फॉर्म्स, इस लाइफ फॉर्म के वर्ड को गोला लगाते हैं, लाइफ फॉर्म्स, और उसके ऊपर लिख देते हैं डाइवर्सिटी। लाइफ फॉर्म्स के ऊपर लिख देते हैं डाइवर्सिटी या बायोडाइवर्सिटी।
प्लीज नोट, मेरे साथ लिखते चलेंगे आप। लाइफ फॉर्म्स, बायोडाइवर्सिटी। चलिए, डॉक्टर विधि शाह नोटेड, डॉक्टर देशपांडे, डॉक्टर वर्गेस नोटेड। Yes, sir. परफेक्ट। बच्चों खुश रहिए, मतलब क्या इंटरेक्शन रहना चाहिए और आपका खुश रहना बहुत जरूरी है। जब आप खुश रहेंगे तो मैक्सिमम एंटीना कैरी करेंगे आप, है ना। अब मैंने कहा यार बायोडाइवर्सिटी की बात है तो थोड़ा अजीब नहीं लग रहा मुझे कि यार इतना बड़ा ग्लोब, इतनी बड़ी दुनिया, और उस पर ये साइंटिस्ट ने केवल 5 किंगडम बना के फुर्सत हो गए। मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटे, एनिमेलिया। क्या इसके अलावा कोई ऑर्गेनिज्म ही नहीं होगा लाइफ में? क्या इस अर्थ पे ही नहीं होगा कोई? और ये भी देखने के लिए इन्हें कितनी मशक्कत लगी होगी यार, मतलब बियॉन्ड इमेजिनेशन। मैं ये सोच रहा हूँ। हाँ बोलिए। सर ये मेरे पास बुक नहीं है, बुक कहाँ से करना? डॉक्टर रोथे आपके पास बुक नहीं है? किसके पास नहीं है? डॉक्टर वर्गीस या डॉक्टर रोथे, किसके पास सर नहीं? एबल। एबल। सर एबल वर्गीस। ओके डॉक्टर वर्गीस, यू हैव टू डाउनलोड इट फ्रॉम गूगल या एनसीईआरटी का एक एंड्रॉइड ऐप आता है। एनसीईआरटी का एक एंड्रॉइड ऐप आता है, उस ऐप से भी आप पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। और अभी टेम्पररी है, वंस सिटी विल बी अनलॉक्ड, जैसे ही लॉकडाउन खुलेगा आपको बढ़िया सी अपनी एक एनसीईआरटी ले लेनी। डॉक्टर वर्गीस अग्री? ओके सर। ठीक, जब भी मम्मी या पापा ऑफिस जाएं तो पीडीएफ दे दो, 5-7 पेज है वो निकाल के ला देंगे आपको, तो आप ऑफलाइन में पढ़ लेना ताकि ऑनलाइन में स्क्रीन और आंखों पर फर्क नहीं पड़ेगा। एनीवेज कमिंग टू द पॉइंट, सो आई वाज देयर कि इतना बड़ा अर्थ, इतनी बड़ी बायोडाइवर्सिटी, हाउ वन कैन इमेजिन कि यार इतनी ही एंड्स होती होंगी, चींटियां, मतलब कैसे गिनी होगी। प्लांट हो तो समझ में भी आता है दोस्तों एक बार कि प्लांट को गिना जा सकता है क्योंकि वो मूव नहीं कर रहे हैं। हाउ यू कैन काउंट बटरफ्लाई, हाउ यू कैन फाइंड आउट द डाइवर्सिटी ऑफ बर्ड्स, एंड हाउ यू कैन रिलाई ऑन दैट डेटा कि नहीं 5 ही टाइप के बर्ड्स होते हैं, हाउ कम? इट्स बियॉन्ड इमेजिनेशन ना। कई बार लगता है कि वो जो टेक्सोनॉमिस्ट थे यार वो ज्यादा ब्रिलियंट थे एज कंपेयर टू जेनेटिक इंजीनियर्स। उन्होंने कैसे किया होगा दोस्तों? उन्होंने एक सिस्टमैटिक अप्रोच रखी होगी। बात को समझना, कितने बार वर्ड क्लियर कर रहा हूं, बोर्ड पे कुछ नहीं लिख रहा हूं, सारी बातें कर रहा हूं, लेकिन उसमें आपके बहुत सारे वर्ड्स के कंसेप्ट क्लियर कर दे। डाइवर्सिटी, बायोडाइवर्सिटी, वैरायटी, ये चीज समझ में आई। अब इतना बड़ा ग्लोब और उसकी इतनी बड़ी डाइवर्सिटी, ह्यूज बायोडाइवर्सिटी, मतलब व्हाट नॉट। बैक्टीरिया जो दिखता नहीं, वायरस जो दिखते नहीं, जो लिविंग नहीं, उनकी भी डिटेल्स दे रखी है। इट्स नॉट लाइक एनीथिंग लाइक मैडनेस, बट दिस मैडनेस लीड्स टू टेक द ट्रिपल क्राउन ऑफ बायोलॉजी टू अर्नेस्ट मायर। To Ernest Mayr, 1904 to 2004. Please highlight, please underline, Triple Crown of Biology. This is the Belgian Prize, 1983, the International Prize for Biology, 1994, the Crafoord Prize in 1999. This three together called as Triple Crown of Biology. यहाँ साला एक सब्जेक्ट नहीं संभलता दोस्तों अपने से, और न जाने क्या क्या स्टडी कर बैठे, है ना। बट उसी मैडनेस को मैंने बताया ना, वो मैडनेस इज रिक्वायर्ड। परफेक्ट। और इन्हें डार्विन कहा जाता है 20th सेंचुरी का। और चार्ल्स डार्विन साहब भी इज अ ग्रेट इवोल्यूशनरी साइंटिस्ट, इज अ ग्रेट फिलोसोफर, जिन्होंने ये बताया कि हाउ कम वी द ब्यूटीफुल क्रिएचर्स डेवलप फ्रॉम दोज एप्स एंड मंकीज। तो बहुत इंटरेस्टिंग है, बायोलॉजी को भी देखा जाए, समझा जाए इन टर्म्स ऑफ जेनेटिक्स, इन टर्म्स ऑफ डीएनए, जो 12th में आने वाला है अपने को, तो उससे करियर के भी कुछ ऑप्शंस खुलते हैं, लाइक जेनेटिक काउंसलर, जेनेटिक इंजीनियरिंग, पेडिग्री एनालाइजर, और नॉलेज भी बढ़ता है और इंटरेस्ट भी बढ़ता है ना। बहरहाल, तो इस मैडनेस का कहीं ना कहीं तो एंड हुआ होगा ना, कैसे पता लगाया होगा। तो हम क्या करते हैं, बेसिक सी बात समझते हैं। मैंने एक ग्लोब को क्या किया, कुछ पार्ट्स में डिवाइड कर दिया।
ऐसे पार्ट्स में डिवाइड किया जहां मुझे समझ में आता हो कि ये 3 अलग अलग हैं, और बाकी के जो एरियाज और क्लाइमेटिक कंडीशंस हैं वो इन्हीं 3 की सब कंडीशंस हैं। तो मैंने एग्जाम्पल के लिए 3 बताए। ऐसे पूरे ग्लोब को 100 भागों में डिवाइड कर दिया गया होगा, 100 पार्ट्स में। यानी जहां पर यदि मैं ये मानता हूं कि उत्तराखंड और यदि कुछ बात मैं करूं चाइना, इनमें कॉमन होगी, तो मैं क्या करूं, मैं उत्तराखंड की बायोडायवर्सिटी को काउंट करूं और उसको मैं मल्टीप्लाई करूं विद द एरिया ऑफ द चाइना। भाई उत्तराखंड का टोटल एरिया, चाइना का एरिया, और यदि चाइना के वो पार्ट जो उत्तराखंड से सिमिलर क्लाइमेटिक कंडीशंस रखते हो, ताकि मैं ये जज कर पाऊं कि यार जैसा प्लांटेशन या जैसे प्लांट्स और एनिमल्स उत्तराखंड में मिलते होंगे शायद वैसे ही चाइना में होते होंगे, चाइना का वो बेल्ट जो उससे लगा हुआ होगा। तो इसका मैंने देखा और पता लगा कि ऐसा 1000 स्क्वायर मीटर का, 1000 स्क्वायर फुट का एरिया चाइना में भी है, तो ऑटोमेटिकली 1000 स्क्वायर फुट कवर हो गया। हेलो, मैं क्लास में हूं, आपसे मैं 7 बजे बात। यस 7 टाइम। ओके, सो व्हाट आई मीन टू से, फॉर एग्जांपल छोटी सी क्यों उत्तराखंड पर जाए, मैंने आपसे कहा डॉक्टर देशपांडे, सुन रहे हैं आप मेरी बात? ओके, मैंने आपसे कहा दोस्तों कि मुझे नासिक का बायोडायवर्सिटी पता करना है। तो मैं क्या करता हूं, मैं अपने सारे मेडिकल के नीट के बच्चों को बोलता हूं कि हम एक काम करते हैं, 5-5 का ग्रुप बनाए। आई हैव नंबर 26 इंक्लूडिंग मी, 26, तो 25 बच्चों का ग्रुप है। 5-5 के 5 ग्रुप बना दिए और एक को भेज दिया भैया जेल रोड, नासिक रोड, कॉलेज रोड, और सबने अपना अपना डेटा कलेक्ट करके ले आए। फिर मैंने देखा कि जो नासिक रोड का एरिया था, क्या लगभग ऐसे ही रहा और क्लाइमेटिक कंडीशंस पंचवटी एरिया की है क्या? लो, हाँ सर बिल्कुल वैसी है। तो जो भी डेटा होगा उसका इंटू 2। अच्छा, क्या कॉलेज रोड की स्थितियां और लगभग डेंडोरी रोड की स्थितियां सेम है क्या? यस, क्लाइमेटिक स्थितियां मतलब क्लाइमेटिक कंडीशंस। सो व्हाई आई शुड अगेन गो एंड सर्च फॉर देयर? भाई जैसा क्लाइमेट यहाँ होगा वैसा ही क्लाइमेट यदि वहां है, तो जैसे प्लांट्स और एनिमल्स यहाँ ग्रो हो रहे होंगे वैसे प्लांट्स और एनिमल मोर और लेस वहां हो रहे होंगे। मैं हर जगह की तो नहीं कर सकता, तो कोई भी एस्टिमेशन परफेक्ट नहीं होता, बट क्लोज टू परफेक्ट होता है। परफेक्ट, गॉट माय पॉइंट? यस और नो? Yes, sir. Yes. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. That way what we expect कि कहीं ना कहीं एक सिस्टमैटिक अप्रोच बायोडायवर्सिटी को दी गई होगी, और इसीलिए तो एक साइंस की नया ब्रांच का जन्म हुआ, एंड दैट वाज बायोसिस्टमैटिक्स। That was biosystematics. Perfect. A systematic study of biology is biosystematics. समझदार बच्चों ने पेन एनसीईआरटी पे ही चला लिया होगा, ये बहुत है लिखने के लिए, क्योंकि यहीं पर क्वेश्चन है भैया सिस्टमैटिक्स। जहां वर्ड है मैं तो वहीं लिखूंगा क्योंकि सवाल भी वहीं से आया। बायोसिस्टमैटिक्स को क्या कह दिया मैंने? सिस्टमैटिक स्टडी ऑफ बायोलॉजी। बायोलॉजी। परफेक्ट। अब बायोलॉजी की सिस्टमैटिक स्टडी करनी है तो फिर लिविंग बीइंग्स की करनी है, एंड यदि मैं सही हूं तो मैंने लिविंग और नॉन लिविंग का डिफरेंस आपको बता दिया है। एम आई राइट? यस सर। एक ऐसा कैरेक्टर जो लिविंग को नॉन लिविंग से अलग करता है, वो कौन सा कैरेक्टर बताया था? मेटाबॉलिज्म। परफेक्ट, वेरी नाइस। कौन बोला? मृदुला गायधनी। परफेक्ट। सो डॉक्टर गायधनी, जो मेटाबॉलिज्म मैंने कहा विदाउट एनी एक्सेप्शन, भैया ये किसी भी नॉन लिविंग में नहीं है, और कोई भी ऐसा लिविंग नहीं जिसमें मेटाबॉलिज्म नहीं। ग्रोथ दोनों में है, रिप्रोडक्शन नॉन लिविंग नहीं कर रहा है, एग्री, बट कई सारे लिविंग है जो रिप्रोड्यूस नहीं कर रहे हैं।
तो ऐसे बहुत सारे इफ एंड बट के साथ एक फाइनल कैरेक्टर था, मेटाबॉलिज्म. विदाउट एनी एक्सेप्शन, नो द लिविंग, नो द नॉन लिविंग हैज मेटाबॉलिज्म एंड नो द लिविंग इज देयर विदाउट मेटाबॉलिज्म. परफेक्ट. तो उनकी स्टडी करना क्या कहलाता है? बायो सिस्टमैटिक्स. अब उसकी सिस्टमैटिक स्टडी करने के लिए ही तो क्या किए गए? 5 किंगडम बनाए. वन वॉज मोनेरा. याद है किसी को पांचों? याद है Monera, किसी? Protista, Fungi, Plantae, and Animae. Fungi, Plantae, and Animali. Animalia. Okay. Monera, Protista, Fungi, Plant and Animalia. यार ये तो कैसा है? ग्रीक भाषा के शब्द हैं सब, प्लांटे, एनिमेलिया. हम तो प्लांट्स और एनिमल्स के. बट अब दुनिया का तमाम ऑर्गेनिज्म कोई भी उठा लो आप, यदि वो लिविंग है दोस्तों, तो वो इन्हीं 5 कैटेगरी में होगा. हाउ ब्यूटीफुल अप्रोच इट वाज. मैं तो सोचता हूँ कई बार तो हालत खराब हो जाती है. कहीं ग्रास लैंड पर अपन बैठ गए, घास के मैदान पर बैठ गए, हजारों टाइप के तो इंसेक्ट दिख जाते हैं. समझ ही नहीं पड़ती कि कैसे इन्होंने उसको बाइफरकेट किया होगा और न जाने कितने एनालाइज किए होंगे. लोगों को लगता है टेक्सोनॉमी बहुत बुरा और बोरिंग है. बस इसके बिना तो लाइफ ही नहीं, बायोलॉजी ही नहीं. इसमें से एक इंसेक्ट मिस हो जाए, एक लिजार्ड मिस हो जाए, यदि ये पूरी तरह से कहना चाहिए लाइफ से खत्म हो जाए अर्थ से, तो पूरा लाइफ का सिस्टम बिगड़ जाएगा, पूरा एक इकोसिस्टम का साइकिल बिगड़ जाएगा. स्नेक से यदि खत्म हो जाए तो पूरा सिस्टम बिगड़ जाएगा. तो हर एक ऑर्गेनिज्म, हर एक बायोडाइवर्सिटी अपने आप में इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी मच इंपॉर्टेंट. परफेक्ट. चलिए, तो अब इन सब के कैरेक्टर की भी बात करते हैं. तो मोनेरा में सारे, क्या लगता है मोनेरा में कौन है सारे? Archaebacteria and Cyanobacteria. यूनिसेलुलर प्रोकैरियोट्स. सीधी बात ना. प्रोटिस्टा, यूनिसेलुलर, बोलो. यूकैरियोट्स. Eukaryotes. रेजोनाइट्स है एकदम. सीधी मुद्दे की बात करते हैं हम लोग. फंगस, यूनी और मल्टी, बट सेप्रोट्रॉफ, सेप्रोफाइट्स. पूरा और कोई सेप्रोफाइट नहीं है. प्लांटे, बोलो. Multicellular and autotrophic. दोस्त फोटो ऑटोट्रॉफिक, क्योंकि ऑटोट्रॉफ तो बैक्टीरिया भी होता है, लेकिन वो कीमो ऑटोट्रॉफ होता है और ये फोटो ऑटोट्रॉफ होता है. लेकिन यार एनिमेलिया का तो मुझे कोई कैरेक्टर ही याद नहीं आ रहा है दोस्तों. Sir, multicellular eukaryotes without cell wall. फिर से बोलिए, क्या बोला आपने? Multicellular eukaryotes without cell walls. विदाउट सेल वॉल. हाँ, तो मल्टी सेलुलर तो प्लांट भी है मैडम. Sir, plantae में cell walls होते हैं, animalia में नहीं होते. बहुत बढ़िया. कौन बोला? Sir, पलक संधान. हाँ, पलक संधान. बहुत ही बढ़िया बात बोली आप. मतलब यूकैरियोट, मल्टी सेलुलर, विदाउट सेल वॉल. लेकिन ये तीनों कैरेक्टर कहीं ना कहीं इनमें से किसी में थे. पलक, अग्री? Yes, sir. यूनिसेलुलर देखने जाए तो ये है, मल्टी सेलुलर देखने जाए तो ये है ना. हेटेरोट्रॉफ देखने जाए तो ये है. सेल वॉल इसमें भी और इसमें भी है. कोई ऐसा कैरेक्टर जो इनमें है ही ना और केवल हम में ही हो. कुछ तो अलग है ना दोस्त. हम एनीवन? वो पूछिएगा अपने किसी दोस्त से जिसने कहीं और क्लास लगाई हो और ना लगाई हो और जो मौज कर रहा हो. अभी तो 10 का रिजल्ट आएगा तब देखेंगे. उसको जगाओ, उसको बोलो कि भैया मुझे सिर्फ इतना सा बता कि तेरा कोई कैरेक्टर है जो तुझे बाकी प्लांट और फंगस और बैक्टीरिया से अलग कर रहा है. सोचो. अरे हेटेरोट्रॉफ तो ये भी है. सोचो दोस्त, मेरे सोचने वाले वर्ड में ही तो आंसर है.
ability to think, Nervous system. तो पहले करना था ना थिंक, नर्वस सिस्टम। क्या लगता है किसी में? No. No, sir. No. no No. sir, No. हैव ब्रेन, एनिमेलिया में ही ब्रेन है, बट नीट का सवाल भी तो यही है दोस्त। नीट का सवाल भी तो यही है कि नर्वस सिस्टम एक्सेप्शन एक एनिमेलिया है यार, जो इसमें भी दाग लगा ही दिया और एक एक्सेप्शन बना दिया, एंड दैट इज पोरीफेरा। दैट इज व्हाट? पोरीफेरा। स्पॉन्ज एक ऐसा एनिमेलिया किंगडम में आने वाला एनिमल है जिसका नर्वस सिस्टम होता ही नहीं। बाकी सारे नर्वस सिस्टम, मतलब बाकी सब में नर्वस सिस्टम लेस डेवलप्ड सही, बट होते हैं, इसमें होता ही नहीं। परफेक्ट। समझदार लोगों ने नोट कर लिया होगा। yes sir, ओके, चलिए। अब यहाँ एक सेंटेंस दिया हुआ एनसीईआरटी में, और जो बहुत काम का है। मतलब कई बार ऐसा भी हो जाता है मुझसे बताने में वो रह जाता है, जैसे ए बैच में रह गया वो बताना। ये बताना रह गया कि जब भी हम किसी पेरेंट से प्रोजेनीज को बनाते हैं, तो पेरेंट्स से प्रोजेनीज के बनाते समय ये मैंने बनाया पेरेंट्स, और इनसे बनाए 3 बच्चे, एक फीमेल और 2 मेल। जब मैं ये प्रोजेनीज बनाता हूं तो दोस्तों ये तीनों एक दूसरे से जो सिमिलरिटी दिखाते हैं, उस सिमिलरिटी को कहते हैं हॉरिजॉन्टल सिमिलरिटी। समझदार लोगों ने छोटा सा डायग्राम बना के काम कर लिया होगा, लेकिन ये बच्चे और मदर फादर में भी एक टाइप की सिमिलरिटी है। इसे कौन सी सिमिलरिटी कहा जाएगा? वर्टिकल सिमिलरिटी। नोटेड? yes sir, कुंजन पाटिल, जयेश बंजारा, Yes, sir. पूरव, sir. साक्षी, स्पंदन, तन्मय, Yes, नोटेड? sir. Yes, sir. तनुजा, उत्कर्षा एंड योगेश। ओके sir. Yes, sir. बच्चों, स्क्रीन पर मुझे तो एबीसीडी वाले नाम दिखते हैं, तो ऊपर के बच्चों के नाम ज्यादा आ जाते हैं। इसका ये मतलब नहीं कि नीचे वाले बच्चों को मैं भूल गया, है ना। जब तक नीचे वाले बच्चे ना हो तब तक ऊपर वाले कैसे दिखेंगे, राइट? तो नीचे वाला का इंपॉर्टेंस और ज्यादा हो जाए। ओके, एनीवेज, जस्ट किडिंग। सो साक्षी मैडम, नोटेड? Yes, sir. ऐसा करके बच्चों आज इतनी 10 मिनट बाद अपना ये पहला पेज डन। अब यकीन मानिए, मुझे पूरा विश्वास है आपको इसमें से कोई सवाल आ जाए तो रेजोनाइट्स उसे 100% सही अटेम्प्ट करेगी, क्योंकि मैंने एक भी बात उसमें की नहीं छोड़ी। ट्रिपल क्राउन मैंने ऑलरेडी नोट करवा दिया आपको। अर्नेस्ट मायर साहब कब पैदा हुए, कब डेथ हुई, डजंट मैटर, नॉट एट ऑल मैटर, बट यस, व्हाट इज ट्रिपल क्राउन एंड हु गॉट इट, और वो कौन से ईयर में, वो जरूर अपने लिए काम का है, तो मैंने वो आपको नोट करवा दिया। अब मैं आता हूं द लिविंग वर्ल्ड। तो व्हाट इज लिविंग मैंने आपको बता दिया। मुझे पेज नंबर 3, 4, 5 कुछ भी बताने की जरूरत नहीं है। मुझे पेज नंबर 3, 4, 5 2 मिनट का समय दे रहा हूं आप। एक सुपरफिशियली पहले पेज नंबर चैप्टर 1 वाला ये पेज नंबर पढ़िए। 2 मिनट का समय दे रहा हूं, बढ़िया से पढ़िए। मैं धीरे धीरे आपके पास आदत एक बार डेवलप करा दूं, फिर हम लोग स्पीड में चलें। उस पैराग्राफ को पढ़िए और मुझे बताइए क्या डाउट।
ओके, आई होप डॉक्टर्स थोड़ा सा रीड किया होगा। अब जब आप पढ़ोगे तो आपको एक अलग आनंद आएगा क्योंकि समझ में आ गई है चीज। पेज नंबर 4 पर यदि मैं देखूं बच्चों तो वहां पहली लाइन अंडरलाइन करने वाली लाइन, कैसे पढ़ना है सिस्टम डेवलप करा रहा हूं। पहली लाइन लिखिए, इन प्लांट्स दिस ग्रोथ बाय सेल डिवीजन अकर्स कंटिन्यूअसली थ्रू आउट देयर लाइफ स्पैन। लिखा है क्या स्पंदन? यस सर। मतलब यार एनिमल्स में क्या थ्रू आउट लाइफ ग्रोथ नहीं होती क्या? स्पंदन सर होती है पर वो सेल्स में होती है, मतलब कुछ कुछ सेल्स में होती है। नहीं होती डॉक्टर। सेल यहां कह रहा है कंटिन्यूअसली थ्रू आउट देयर लाइफ स्पैन। डॉक्टर्स हमारे बॉडी में, मैं एनिमल्स की यदि बात करूं तो क्यों जरूरत है? प्लांट का तो ऐसा है कि फ्रूटिंग होती रहेगी, नई लीव्स आती रहेंगी, लीव शेडेड होती रहेंगी। हमारे केस में रीजनरेशन होता है, ग्रोथ नहीं होती। जो टूट गई है, जो डैमेज हो गई है, वो फिर से बनेगी। डॉक्टर स्पंदन, गॉट इट? यस सर। बट कंटिन्यूअस थ्रू आउट द लाइफ स्पैन ग्रोथ नहीं होती। दैट इज द कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ प्लांट्स। तो ये सेंटेंस मैंने हाईलाइट कर लिया। उसके बाद मैं पढ़ने जाता हूं तो 2 लाइन बाद एक वर्ड आ रहा है, मेरे को तकलीफ दे रहा है। इन विट्रो कल्चर, 4th और 5th लाइन में डॉक्टर तन्मय मिला आपको कहीं लिखा हुआ इन विट्रो? डॉक्टर पूरव, Yes, sir. बुक है आपके पास? नहीं सर, पीडीएफ फॉर्मेट में है। ठीक है, तो पीडीएफ फॉर्मेट में आप देखेंगे, जो भी देखेंगे, क्या किसी को मिला? क्या 4th और 5th लाइन में लिखा है यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स आल्सो ग्रो बाय सेल डिवीजन, one can easily observe this in vitro culture. Anyone find it? Yes, sir. Yes, sir. Perfect. एक और नया शब्द अपनी डिक्शनरी में ऐड हुआ while we are preparing for NEET. In vitro. यार इससे तो एक और बात ध्यान आई मुझे, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। ये नहीं पता था, लेकिन आईवीएफ पता था। हमने बोर्ड पर, एडवर्टाइजमेंट में, पेपर में देखा था आईवीएफ। आईवीएफ, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। यस, इन विट्रो मतलब आउटसाइड द नेचुरल एनवायरनमेंट। वहीं से एरो लगाते हैं एनसीईआरटी में और वहीं पर लिख देते हैं आउटसाइड द नेचुरल एनवायरनमेंट। गुंजन पाटिल लिखा डॉक्टर? यस सर। डॉक्टर दिशा सूर्यवंशी? Sir, will you please repeat? यस यस आई कैन। मैंने आपसे कहा इन विट्रो, जहां लिखा हुआ एनसीईआरटी पर वहीं पे एरो लगाते हैं, उसके आगे लिख लेते हैं इन विट्रो मींस आउटसाइड द नेचुरल एनवायरनमेंट। जब टेस्ट ट्यूब बेबीज बनती हैं तो क्या कराया जाता है? मेल से स्पर्म, फीमेल से ओवा एक टेस्ट ट्यूब में कलेक्ट कर लिया जाता है और वहां टेस्ट ट्यूब में फर्टिलाइज कराते हैं, बॉडी में नहीं, नेचुरल कोर्स में नहीं, आउटसाइड द नेचुरल एनवायरनमेंट। उसको कहते हैं इन विट्रो। डॉक्टर वाडे, अग्रीड? Yes, sir. डॉक्टर चौहान? Yes, sir. Yes, sir. तनुजा पाटिल, अग्रीड? Yes, sir. परफेक्ट। फिर उस पैराग्राफ को मैं पढ़ते जाता हूं बच्चों, कुछ दिन आपके साथ चलूंगा मैं पढ़ते पढ़ते, उसके बाद आप पे छोड़ दूंगा। इसलिए एक एक लाइन अपने लिए वर्थ है। और फिर भी मैं आपसे कह रहा हूं, ओपन चैलेंज, आप एक चैप्टर की एक एक लाइन को पढ़िए, फिर मैं पेपर बनाऊंगा। कोई 100% ले आया तो आप जो बोलो वो करने को तैयार। इतने ट्विस्टेड स्टेटमेंट्स हो सकते हैं। पैराग्राफ में फिर आगे लिखा हुआ है क्राइटेरिया फॉर ग्रोथ, छोड़ देते हैं उसको। रिप्रोडक्शन, नेक्स्ट पैराग्राफ, रिप्रोडक्शन इज अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। अग्री? पहले ही बताया, रिप्रोडक्शन सब कर सकते हैं, लेकिन कई ऐसे लिविंग है जो रिप्रोड्यूस नहीं करते। उस पैराग्राफ को आपको पढ़ना है, वो बता चुका हूं मैं। परफेक्ट। फिर मेटाबॉलिज्म पे बात आई और मेटाबॉलिज्म को विदाउट एनी एक्सेप्शन फाइनल फीचर कहा गया। कॉन्शियसनेस भी मैंने एक्सेप्शन बताया था। व्हाट वाज द एक्सेप्शन फॉर कॉन्शियसनेस? A patient in coma. परफेक्ट। पेशेंट इन कोमा, वो क्या है? लिविंग तो है दोस्त, लेकिन कॉन्शियसनेस नहीं है ना, तो उसका भी एक्सेप्शन निकल आया। परफेक्ट। उसके बाद यार पेज नंबर 6 पर मैं आता हूं।
तो डाइवर्सिटी, बायोडाइवर्सिटी के बारे में बताए गए। और हेडिंग डालते हैं दोस्तों, टूल्स ऑफ बायोसिस्टमैटिक्स। ये नोट कर लिया आपने? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. अब डालते हैं बच्चों टूल्स ऑफ बायोसिस्टमैटिक्स। टूल्स ऑफ बायोसिस्टमैटिक्स। अब वो जो उन्होंने बायोसिस्टमैटिक का अप्रोच किया होगा, सिस्टमैटिक अप्रोच, जिससे 5 किंगडम उन्होंने बनाए होंगे, तो कहीं ना कहीं कुछ टूल्स का इस्तेमाल किया होगा, कुछ टिप्स लगाई होंगी। उन टिप्स और ट्रिक्स से कुछ उनको फाइंड आउट हुआ होगा। वो क्या क्या किया होगा? नंबर 1, एनीवन? Taxonomical. टेक्सोनॉमी, एनीवन? Classification. एनीवन? nomenclature, Nature. एनीवन? Identification. व्हाट? क्या लिखा मैंने? हर्बेरियम, म्यूजियम। Zoological park. परफेक्ट। मैं नेशनल पार्क लगा उसको अपन लिखता है जूलॉजिकल पार्क। और बोलिए। keys, Biodiversity Park. Botanical Gardens. बॉटनिकल गार्डन, बहुत बढ़िया। और बोलिए। और एक आई थिंक दिया हुआ टेक्सोनोमिक कीज, इज इट? यस, टेक्सोनोमिक कीज बहुत सारे हैं। 8 पे दिया हुआ है कीज, टेक्सोनोमिक कीज। एक दिया है एनसीईआरटी में देख पा रहा हूं, तो एक दिया हुआ है मोनोग्राफ, फ्लोरा, मैनुअल्स, फ्लोरा, मैनुअल्स, मोनोग्राफ। Catalogs. और भी कुछ है? Catalogs. कैटलॉग्स, बहुत बढ़िया। अब एक एक को इसमें समझते हैं बच्चों, और अपना चैप्टर अपन फिनिशिंग की तरफ ले जाते हैं। देखिए, इसमें मैं लिखाने पर जोर बिल्कुल नहीं दूंगा, क्योंकि कोई भी क्वेश्चन, नॉट अ सिंगल स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन विल बी आउट ऑफ एनसीईआरटी, नॉट अ सिंगल क्वेश्चन। एक भी क्वेश्चन एनसीईआरटी के बाहर नहीं जाएगा। चलिए, तो पलक मैडम, जयेश भाई, डॉक्टर बंजारा, सुन रहे हैं आप? Yes, sir. Yes, sir. तो एक एक मैं यदि बताऊं आपको, तो अब आपको लिखते चलना है आपके साथ, मैं बिल्कुल नहीं रोकूंगा, है ना। पहला जो वर्ड है बच्चों, टेक्सोनॉमी। टेक्सा मीन्स अरेंजमेंट, नॉमस मीन्स रूल। टेक्सोनॉमी का मतलब हो गया अरेंजमेंट अकॉर्डिंग टू रूल, अरेंजमेंट अकॉर्डिंग टू रूल। देखिए कितना अजीब सा और कितना बढ़िया सा एक्सप्लेनेशन। ओपन चैलेंज है, कोई बॉस इसको समझ ले और समझा दे, है ना। बट वी आर द प्राउड रेजोनाइट्स। ऐसे हुआ एक दिन भैया कि एमबीबीएस का अपना रिजल्ट आया, आप सब लोग डॉक्टर बन गए, गले में बढ़िया स्टेथोस्कोप लगा लिए, बोले यार चलो पाठक सर से मिलकर आते हैं, एक बार आशीर्वाद लेकर आते हैं। मैंने कहा चलो भाई, आपका फोन आ गया कि सर हम आपके एलुमनाई हो गए हैं, अब हमें घूमने ले चलिए। आपने 2 साल हमें खूब झूठ बनाया, उल्लू बनाया, घुमाने ले जाएंगे, घुमाने ले जाएंगे, और घुमाने नहीं ले गए। हमने कहा चलो यार, डॉक्टर हो गए और चले घूमने। बढ़िया ट्रैकिंग पे निकल गए। भैया ट्रैकिंग पे जिस फॉरेस्ट में हम लोग जा रहे थे, सडनली, डॉक्टर पलक सुन रहे हैं आप? Yes, sir. सडनली हमारे सामने से एकदम से हम लोग गाड़ी से उतरते हैं और हमारे सामने से एकदम से रेंगती हुई कोई चीज निकल जाती है। क्या निकलेगा आपके मुंह से? व्हाट यू विल शाउट? snake, Snake. ना तो क्या ही अंग्रेजी, मैं तो भैया घबरा जाऊं तो मेरे मुंह से निकलेगा सर सांप। इज इट?
Yes, sir. Yes. तो कहाँ अंग्रेजी आएगी, जब जान पे बनाए तो कहाँ अंग्रेजी आती है दोस्त। एनीवेज, तो जैसे ही आपके मुंह से निकला सर सांप, भाई किस बेस पे आपने उसको सांप कह दिया? क्या होता है सांप? रेप्टिलिया। सांप तो कोई ऑर्गेनिज्म ही नहीं है दोस्त, सांप तो कोई ऑर्गेनिज्म ही नहीं। स्नेक कौन सा ऑर्गेनिज्म है? कोई ऑर्गेनिज्म ही नहीं है, ये तो आपने ग्रुप बोल दिया। कोई बहुत बढ़िया बढ़िया सा स्मार्ट हीरो मिला, अन्ना, साउथ का सुपरस्टार अन्ना मिल गया उधर से, तो क्या बोलोगे? क्या खूबसूरत इंसान। अरे बोलोगे भाई क्या खूबसूरत, कौन वो महेश बाबू है, तो उसका नाम होगा ना कुछ। आप ऐसे तो नहीं कहोगे क्या खूबसूरत इंसान, इज इट? मतलब यार कोई अच्छा दूर से पक्षी दिखा बहुत बढ़िया, सर देखिए कितना सुंदर बर्ड। अरे क्या बोलोगे? सर कितनी सुंदर स्पैरो, कितना सुंदर पैरट। नाम लोगे ना सर, कितना हाउ ब्यूटीफुल द पिकॉक, नाम लोगे। तो हमने लेकिन क्या स्टंट बोल दिया। तो क्यों बोला? गलत नहीं बोला हमने। क्यों उसने बोला? क्योंकि रूल कहता है दोस्त कि यदि ऐसी कोई चीज हो जो क्रीप करती हुई तेजी से निकल जाती हो, जिसके पैर नहीं होते, वो तेजी से ऐसा निकल जा रहा है, तो वो एक ग्रुप है रेप्टिलिया का, और उसे कहते हैं स्नेक। उसकी स्टडी को कहते हैं सर्पेंटोलॉजी। इसलिए तो हमारे मुंह से शाउट एकदम से क्या निकला सडनली, सर स्नेक। क्योंकि रूल कहता है कि वो है जिसमें ऐसे ऐसे कैरेक्टर हैं। हमने क्यों नहीं उसको देख के जोर से चिल्लाया सर बर्ड। हाउ फुलिशनेस इज दिस। उसे क्यों बर्ड कहते हैं? वो उड़ नहीं सकता, उसके फेदर्स नहीं, व्हाई वी आर कॉलिंग देम बर्ड्स। बच्चे क्लास से बाहर हो जाते हैं। चलिए, एनीवेज, दैट मीन्स हमने ये बेस्ड ऑन सम रूल्स हमने जो अरेंजमेंट की, इसलिए तो 5 किंगडम में रूल के अकॉर्डिंगली अरेंज करते रहे। जो लोकोमोशन कर सकता है वो एनिमेलिया, जो नहीं कर सकता वो प्लांट है। जिसमें ब्लड होता है वो एनिमेलिया, जिसमें नहीं होता है वो प्लांट है। जो यूनिसेलुलर है प्रोकैरियोट है वो प्रोटिस्ट मोनेरा। जो यूनिसेलुलर है बट यूकैरियोट है वो प्रोटिस्ट। आई होप यू अग्री। आदित्य, डॉक्टर विधि, डॉक्टर रोथे, डॉक्टर पैठणे। Sir. Yes, sir. ओके, परफेक्ट। तो ये तो अब आप पढ़ना आपको है आराम से। मैंने तो कंसेप्ट पकड़वाया है ना कि व्हाट इज टेक्सोनॉमी। और अगेन ओपन चैलेंज, यदि मेरा वीडियो कोई और नहीं देख रहा है आपके अलावा, तो यकीन मानिए दोस्त, किसी से पूछिए कि व्हाट इज टेक्सोनॉमी भाई। टेक्सा मीन्स अरेंजमेंट, नॉमस मीन्स रूल, अरेंजमेंट अकॉर्डिंग टू रूल। भाइयों की यही सबसे बड़ी खासियत है कि कोई नया वर्ड आ जाए तो बच्चों घबराइएगा मत। हो सकता है आपके पाठक सर ने या आपके भावना मैडम ने ना बताया हो, लेकिन घबराइए मत। जस्ट स्पेल इट, उसको स्पेल करने की कोशिश कीजिए, उसको स्पेल करने से शायद काम हो जाए, है ना। लाइक क्लासिफिकेशन, वंस आई फाउंड कि यार ये रेप्टिलिया का है, इसे स्नेक की कैटेगरी में रखा गया है। अब मैं क्लासिफाई उसको करता हूं कि रेप्टिलिया में तो ऐसे भी हैं जिनके पैर थे, ऐसे भी थे जो थोड़े से उड़ने वाली स्थिति में आ रहे थे, या बहुत जायंट डायनासोर्स भी थे, या क्रोकोडाइल भी है जो लैंड पर आते ही नहीं, वो पानी में ही वापस जाते हैं क्योंकि वो वहीं रह सकते हैं, ज्यादा टेम्परेचर टॉलरेट नहीं कर सकते। तो कैटेगरी कैसी बनाऊं मैं? किसे मैं घड़ियाल कहूं, किसे मैं क्रोकोडाइल कहूं, किसे मैं स्नेक कहूं, तो मुझे क्लासिफाई तो करना पड़ेगा ना। वो जब क्लासिफाई मैं करता हूं तब उस सिस्टम को मैं कहता हूं क्लासिफिकेशन सिस्टम। अगेन बेस्ड ऑन सम रूल्स एंड सिमिलरिटीज, एंड बेस्ड ऑन सिमिलरिटी। भाई क्यों मेरे दो ब्रदर आनंद और मिलिंद, इनको पाठक फैमिली में रखा गया, या क्यों मुझे पाठक फैमिली में रखा गया? क्योंकि हम तीनों के कैरेक्टर किससे मिल रहे होंगे? एनीवन? हम तीनों के कैरेक्टर Ancestors of Pathak family. यस, जिस कैरेक्टर जिस फैमिली से मिल रहे होंगे उसमें हमें क्लासिफाई कर दिया गया। दैट्स इट, वेरी सिंपल, परफेक्ट। चलिए नॉमेनक्लेचर, भाई अब हम तीनों को पाठक फैमिली में रख दिया गया, तो हम तीनों को तो आनंद नहीं कहा जा सकता, तीनों को तो मिलिंद नहीं कहा जा सकता, रजनीकांत की फैमिली में सारे के सारे को तो रजनीकांत नहीं कहा जा सकता, सबके अपने अपने नाम रखने पड़ेंगे।
बैक टू द एक्चुअल पॉइंट इन प्लांट्स, एक ही कैटेगरी के होंगे तब भी मुझे दोनों के नाम अलग अलग रखने पड़ेंगे ताकि मैं सही से उसको सिस्टमैटिकली अप्रोच कर पाऊं, ताकि मुझे बुलाया जाए तो मैं ही जाऊं, कोई दूसरा ना जाए, या मेरे बारे में जब पढ़ा जा रहा हो तो मेरे ही बारे में पढ़ा जा रहा। होमोसेपियंस एक नाम मैंने लिख दिया, तो यार मैं होमोसेपियंस में टाइगर का क्यों पढ़ूंगा? नाम क्यों दिया मैंने उसे सेपियंस? क्योंकि उसके कैरेक्टर सेपियंस जैसे थे। तो फिर मैंने पैंथेरा टाइग्रिस को इसमें नहीं डाल सकता, क्योंकि टाइग्रिस अलग नाम है और सेपियंस अलग नाम है। पैंथेरा अलग जीनस है, होमो अलग जीनस है। तो वैसा मैंने उसको क्या कर दिया था, नॉमेनक्लेचर। और ये क्या देता है उसको? इट प्रोवाइड्स यूनिकनेस। अब इन सब से, इन 3 बेसिक टूल से, ये 3 तो बेसिक और फंडामेंटल टूल हुए दोस्तों, इनको करने के लिए इन सब की जरूरत पड़ती है हर्बेरियम फाइल। हर्बेरियम फाइल के केस में अब आप लोगों के समय तो क्या ही एक्सपेरिमेंट होगा, लेकिन जैसे ही अनलॉक होगा बच्चों, हम लोग बनाएंगे हर्बेरियम फाइल, मजा आएगा। हम लोग बनाएंगे, हम जाएंगे अपने किसी कैंपस में घूमने जाएंगे, किसी का फार्म हाउस होगा, यहाँ पर बहुत सारे होंगे, यहाँ पर है किसी का फार्म हाउस? एनीवन? डॉक्टर देशपांडे Yes, कुछ sir. कहना चाह रहे हैं? अरे खेत बड़ा सा कुछ है, फार्म हाउस मतलब बड़ा सा खेत वेत होगा कहीं, इज इट? Yes, sir. परफेक्ट। तो जिसके यहाँ होगा उसके यहाँ पिकनिक बनाने चलेगा और हर्बेरियम फाइल बनाएंगे। हर्बेरियम फाइल में क्या क्या होता है, ये नीट का क्वेश्चन, ये नीट का क्वेश्चन। कहां मिलेगा ये मिलेगा आपको पेज नंबर 11 पर। पेज नंबर 11 पर मिलेगा आपको हर्बेरियम। इस हर्बेरियम में या तो ड्राइड, मैंने एक लीफ तोड़ा, लीफ को मैंने प्रिजर्व कर लिया, ड्राइड कर लिया, कब कलेक्ट की, कितने बजे कलेक्ट की, कलेक्ट करते समय सीजन क्या था, क्लाइमेटिक कंडीशंस कैसी थी और किसने कलेक्ट, ताकि यार इसको जब मैं स्पेसिमेन म्यूजियम में रखूं, हर्बेरियम के शेल्फ में लाइब्रेरी में रखूं, तो कोई भी 10 साल बाद उसको रेफर कर सके, अच्छा ऐसा स्ट्रक्चर होने पर ये प्लांट होता है, ओके। तो वो एज एक प्रिजर्व्ड मटेरियल आपका रह जाएगा। दिस इज हर्बेरियम, जहां पर आप ड्राइड या प्रेज स्पेसिमेन को रखते हैं, दिस इज नोन एज हर्बेरियम। और उसके बहुत सारे पॉइंट्स हैं, लाइक storehouse of collected plant specimen that are dried, preserved and pressed on sheets, ना। और ये जो सेंटेंस है ये मैं लिखवाऊंगा भी आपको, अभी पहले आपको एक बार पढ़ना है बस इसको, फिर मैं 1 by 1 आपको इसको लिखवाऊंगा, है ना। दूसरा क्या कहा मैंने, म्यूजियम। किसी ने देखा है कोई म्यूजियम? Yes, sir. Yes, sir. कौन सा म्यूजियम देखा है किसी ने? Sir, Shahu Maharaj Palace. शाहू महाराज, आपने तो तलवारें देखी हैं फिर बस, है ना, इज इट? मैं पूछ रहा हूँ किसी ने ऐसा म्यूजियम देखा है जो लेबोरेटरी में, जिसमें कांच के उस जार में ऑर्गेनिज्म रखे रहते हैं, स्नेक हो या बर्ड हो या कॉकरोच हो या अर्थवर्म हो या फाइला सर हो? बचपन में यूएसए सर। में देखा था एक, बचपन में। बचपन में देखा था, अब 55 की बात आ गई तो क्या ही करें पूरा भाई उसमें, है ना। कोई बात नहीं, जब अपने अकल आ गई होगी उसके बाद देखा है क्या? नहीं सर, लेकिन देयर वर सम सैंपल्स ऑफ इंसेक्ट्स एंड अ फिश प्रिजर्व इन आवर स्कूल। ओके, बस वही वो स्पेसिमेन होते हैं। वो स्पेसिमेन क्या किए जाते हैं म्यूजियम स्पेसिमेन में, 40% फॉर्मेलिन में जार में प्रिजर्व करके रख देते हैं। मैंने लाइव अपने ग्रेजुएशन के दौरान दोस्तों, मैंने एक छोटे से फीटस को भी देखा है। ये स्लम एरिया में क्या होता है, स्लम एरिया में अनवांटेड पॉपुलेशनल ग्रोथ होती है, बड़ा बुरा लगता है बताते समय भी, लेकिन नथिंग कैन बी डन। व्हेन आई वाज इन ग्रेजुएशन, आई वाज वंडरिंग विद माय फ्रेंड्स, कॉलेज लाइफ का आनंद ले रहे थे, कहीं यूरिनल के लिए कहीं गए होंगे, तो सडनली उसके हमारे कॉलेज के पीछे स्लम हुआ था, तो झाड़ियों में देखा ऐसे ही, तो छोटा सा, इतना सा, ये पाम के इतना,
छोटा सा बच्चा पड़ा हुआ था जिसका अम्बिलिकल कॉर्ड भी लगा हुआ, he was dead, absolutely he was dead. हम घबरा के गए, प्रोफेसर को बुलाया तो पुलिस केस वगैरह सब हुआ, लेकिन हमने उसे उठा के प्रिजर्व करवा लिया पुलिस के इसके कंसिडरेशन के बाद, और उसको बच्चों कॉलेज में प्रोफेसर ने, प्रिंसिपल ने मिलकर फिर उसको स्पेसिमेन में बना के रखा, उसको फॉर्मली में प्रिजर्व कर दिया। तो पूरा बच्चा एज इट इज छोटा सा वो स्पेसिमेन में रखा। बड़ी बुरी बात है, मतलब गलत बात है, बट क्या करें, ठीक है। अब उसका हमने बेटरमेंट ही देखा, उसको क्या ही कर सकते, तो उसको हमने प्रिजर्व करके स्टडी के लिए, स्टडी पर्पस है, तो ऐसे फॉर्मेलिन में प्रिजर्व किया जाता है उसको, और वो फिर उसका पूरा डिटेल, होमोसेपियंस स्पीशीज और ये वो सारा डिटेल उस पर लिखा जाता है। परफेक्ट, उसे कहते हैं स्पेसिफिक। मैं सारा ब्रीफ कर रहा हूं, आपको पढ़ना है, फिर मैं लिखाऊंगा इसके बाद। ओके Sir, even in some campuses there of medicals, there are dead bodies of a person preserved in a anatomical room. कौन बोला पूरा, कौन बोला अभी? Vedant. वेदांत, डॉक्टर वेदांत बिल्कुल ठीक बोले बेटा, लेकिन उसे हम स्पेसिमेन की कैटेगरी में नहीं रखते, वो प्रिजर्व करके रखी जाती है स्टडीज के लिए, डायसेक्ट आउट करने के लिए, एनाटॉमिकल स्टडीज के लिए। डॉक्टर वेदांत, अग्री? Yes, sir. आई एम टॉकिंग अबाउट द मटेरियल व्हिच इज केप्ट इन अ जार। गॉट माय पॉइंट? Yes, sir. This is called museum specimens, and there are so many. In fact, every medical college or every science college has their own museum to explain the zoological science. This is museum specimens. Perfect. ये टूल है ना, इसी को देख के तो समझा जाता है, इसी से तो रूल बनाए जाते हैं। अच्छा ऐसा दिखता है तो ये इस कैटेगरी में, अच्छा वैसा होता है ये, अच्छा फेदर्स हैं, अच्छा ये, अच्छा पीछे वाले फेदर्स मूवेबल नहीं होते तो इस कैटेगरी। तो अलग अलग क्लासिफिकेशन, अलग अलग नॉमेनक्लेचर, टेक्सोनॉमी वो उसी बेस पर की जाती है। Therefore, these tools are very important. Zoological parks, zoological parks तो zoos भी होते हैं और national parks भी होते हैं। I have seen almost 7 to 8 national parks in India. वो एक्सपीरियंस ही अलग है दोस्त। टाइगर को लाइव देखना, अटैकिंग मोड में देखना, आपकी सफारी के आगे टाइगर एलिफेंट्स का आना, पिकॉक को पूरा डांस करते हुए देखना इन रेनी टाइम, इट्स अ वंडरफुल एक्सपीरियंस। तो ऐसे वहां से जब स्टडीज की जाती हैं, जू में तो आप केज में रखते हैं। देखिए अभी एक नया वर्ड आ गया, जू और zoology नेशनल पार्क्स, इज देयर एनी डिफरेंस? Sir, in Yes, zoo sir. there Yes, is sir. artificial environment created, but in a national park there is all the surrounding is natural. डॉक्टर मुझे ये उम्मीद नहीं थी, मुझे तो एक दो वर्ड में आंसर चाहिए था, और अभी पढ़ा है अपन ने। एनीवन? अब भी पढ़ा है 5 मिनट पहले। यस, यही तो अटेंटिविटी चाहिए दोस्त। सर मैं हाँ बोलो। Sir, in zoo the animals are kept inside the cage, and in the national park they roam, they live freely. कोई मजा नहीं दोस्त, अटेंटिविटी चाहिए मुझे। इन जूस इट इज इन विट्रो, अग्री? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, तो sir. मैंने कहा ना, नजर हटी और दुर्घटना घटी। अभी पढ़ा था मुश्किल से, इन विट्रो आउटसाइड दी नेचुरल एनवायरनमेंट। नेशनल पार्क तो इन वीवो है, इन विट्रो का अपोजिट होता है इन वीवो। समझदार बच्चों ने पेन चला लिया होगा एनसीईआरटी पर। जहां नेशनल पार्क, जहां जूलॉजिकल पार्क लिखा है वो जूज यदि है तो वो इन विट्रो, और यदि वो नेशनल पार्क है तो दैट इज इन वो वीवो। इन विट्रो that is outside the natural environment, outside the natural environment, or in vivo it is what? In natural. natural environment. Perfect. Yes, Attentive sir. है ना दोस्त? Yes, sir. What is botanical garden? What do you think? In vivo or in vitro? In vivo. In vit In vivo. in vivo. In vivo. इन वीवो। बस सीधा सीधा नीट का सवाल बन रहा है,
which of the following tools are in vitro और which of the following are in vivo? आपको पहचानना पड़ेगा. बॉटनिकल गार्डन कभी इन विट्रो नहीं हो सकता. कैसे होगा? आप उसको कितना भी करोगे तो उसके नेचुरल एनवायरनमेंट में ही करना पड़ेगा आपको. Is it? Agree? Yes, sir. Yes, sir. Okay. Yes, sir. Perfect. Perfect. सबसे बड़ा बॉटनिकल गार्डन भी दिया हुआ है एनसीईआरटी में. क्या दिया है देखिए? Kew in England. Kew in England. Perfect. और इंडिया में इंडियन बॉटनिकल गार्डन हावड़ा, इंडियन बॉटनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट लखनऊ दिया है. Yes, sir. Yes. Yeah, sir. टेक्सोनोमिक कीज. टेक्सोनोमिक कीज तो एक टाइप का एनालिटिकल है. कीज आर एनालिटिकल इन नेचर. इसका नीट का सीधा सीधा सवाल है. ये किस नेचर की होती है? एनालिटिकल. एनालिटिकल इन नेचर. एनालिटिकल होने का मतलब क्या होता है बच्चों? जैसे एक सिक्के के दो पहलू होते हैं. आपने मेरे सामने एक ऑर्गेनिज्म रख दिया जिसे मैंने पहले कभी नहीं देखा. मुझे नहीं पता कि प्लांटे है कि एनिमलिया है कि प्रोटिस्टा की. आपने मेरे सामने रख दिया एंड यू स्टार्ट आस्किंग सर प्लीज क्लासिफाई, सिस्टमैटिकली अरेंज कीजिए. अरे मैंने कहा भाई कैसे बता दूं मैं? बोले सर आप देखिए क्या कर सकते हैं. तो मैंने कहा चलो मैं तो थोड़ा सा एनालिसिस कर. और मैंने कागज पर कुछ पॉइंट्स लिख लिए. मैंने कलेक्टर से पूछा, कलेक्टर मतलब जो कलेक्ट करके लाया सब, कि जब आपने कलेक्ट किया वाज इट मूवेबल और इमूवेबल? आपने कहा मूवेबल. अरे मैंने कहा बस मैं रख दूंगा इसको किसमें? किसमें? मूवेबल यदि है तो किसमें रखूंगा? Animalia. Animalia. तो सारी कहानी पिक्चर क्लियर हो गई. यानी केवल एक स्टेटमेंट से मैंने एनालाइज कर लिया कि वो उसको किस कैटेगरी में रखा जाए. फिर मैंने पूछा व्हेन यू कलेक्टेड इट वाज इट फ्लाइंग और नॉट? आपने कहा सर इट वाज फ्लाइंग. बस अब मैंने किसमें रख दिया? बर्ड्स हो सकता है, इंसेक्ट हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, बट एनिमलिया की कैटेगरी हो. यानी एक सेंटेंस which is known as lead, which is known as lead or lead, L-E-A-D, and उसके दो ही ऑप्शंस होते हैं ऑल्टरनेट, यस और नो. तो ऐसे किसी स्टेटमेंट को कहते हैं लीड और उसके दोनों पार्ट को कहते हैं कपलेट्स. ये की का फीचर होता है. किसी को भी एनालाइज करना हो, जैसे आपको मुझे एनालाइज करना. फॉर एन एग्जाम्पल, आपने पूछा, दोस्त से पूछा अपने फ्रेंड से, सर बायोलॉजी पढ़ाते हैं, यस और नो? यस तो बात खत्म हो गई, ये पाठक सर. फिर कोई एक नया एडमिशन हुआ, स्वप्निल सर कुछ पढ़ा रहे थे. फिर आपने पूछा ये केमिस्ट्री पढ़ाते हैं, यस और नो? आपने कहा यस. तो ये कौन से सर हो गए? स्वप्निल सर हो गए. यानी आपने एक एनालिसिस के मोड से ये बता दिया कि विच ऑर्गेनिज्म इट इज. गॉट माय पॉइंट डॉक्टर्स? डॉक्टर वर्गेस, डॉक्टर मृदुला, sir. डॉक्टर पूरव, गॉट माय पॉइंट? Yes, sir. Yes, sir. दिशा, Yes, sir. अनुजा, Yes, sir. Yes, sir. जयेश. Yes, sir. चलिए बहुत बढ़िया. अब बच्चों दिया फ्लोरा, मैनुअल, मोनोग्राफ और कैटलॉग. तो कैटलॉग एवरीवन नोस. इन चारों के लिए एक स्टेटमेंट दिया है पेज नंबर 14 पर. Flora, manual, monograph and catalogs are some other means of recording descriptions. They also help in correct identification. Flora contains the actual account of habitat. Habitat मतलब जगह, किस जगह पर मिलता है ये फ्लोरा बताएगा. डिस्ट्रीब्यूशन बताएगा, प्लांट स्पीशीज का इंडेक्स बताएगा. जबकि मैनुअल्स इंफॉर्मेशन देगा, उसका नाम बताएगा, और मोनोग्राफ किसी एक टेक्सॉ का इंफॉर्मेशन देगा. ऐसा वन स्टेटमेंट पूछा जाता है. लेकिन आपकी जानकारी के लिए बता दूं, जितना कोई इंपॉर्टेंट नहीं उससे ज्यादा, क्योंकि एक एक सेंटेंस है ना, तो दीज आर इंपॉर्टेंट फॉर नीट. दीज आर इंपॉर्टेंट फॉर नीट. एक एक सेंटेंस, चार ऑप्शन दे देते हैं, सीधा सीधा क्वेश्चन रेडी हूं. एक स्टेटमेंट दे दिया, which of the following contain information of any one taxon? What is the answer? Monographs. Monograph. Monograph. तो सीधा एक क्वेश्चन रेडी मिलता है उन्हें एक सेंटेंस से, इसलिए ऐसे वो क्वेश्चंस दे देते. परफेक्ट दोस्तों. तो ये मैंने पूरा समराइज किया चैप्टर आपको. अब बस एक लेक्चर मुझे लगेगा थोड़ा सा लिखवाने के लिए.
लेकिन लिखाऊंगा तब जब मुझे 2 सवालों के आंसर मिलेंगे अगली क्लास में। असाइनमेंट नंबर 1, असाइनमेंट नंबर 1, what is binomial system of nomenclature? पहला सवाल, what is binomial system of nomenclature? and दूसरा characters in common increases or decreases in a hierarchy. ये 2 सवालों के जवाब नहीं मिलेंगे डॉक्टर्स तो मैं नहीं लिखाऊंगा। और यदि आपने जवाब दिए, 50% बच्चों ने भी यदि जवाब दे दिया तो पाठक सर लिखाएंगे, है ना, क्योंकि मिशन दोस्त मेरा अकेले का तो नहीं है ना, बराबरी की बात होनी चाहिए ना। अग्री डॉक्टर पैठणे? Yes, sir. Yes, sir. डॉक्टर मुग्धा, डॉक्टर बोबड़े, डॉक्टर दिशा सूर्यवंशी, Yes, sir. डॉक्टर स्पंदन, योगेश, उत्कर्षा, अग्री? Yes, sir. Yes, sir. डन। डील फाइनल हुई। आपने 50% जवाब दिए तो मैं लिखाऊंगा, नहीं तो मैं आगे बढ़ जाऊंगा, और आप सब सहमत भी हैं इस बात से। चलिए, सो एनी डाउट इन टुडेस सेशन? क्वेश्चन रिपीट कीजिए। क्वेश्चन लिख दिए मैंने। व्हाट इज बाइनोमियल सिस्टम ऑफ नोमेनक्लेचर एंड व्हाट आर द कैरेक्टर्स इन कॉमन? व्हाट अबाउट द कैरेक्टर्स इन कॉमन? इट इंक्रीजेस और डिक्रीजेस इन अ हायरार्की। जब एक हम हायरार्की बनाते हैं, ये चैप्टर पढ़ोगे तो मिलेंगे आंसर। और अभी आपके सामने मैंने, लीजिए, इसको क्या किया, आपके ग्रुप पर मैंने इसको शेयर भी कर दिया। तुरंत मैं आपके ग्रुप पर इसको शेयर भी कर दे रहा हूँ दोस्तों। सर, हाँ बोलिए। सर आप ये रिकॉर्डिंग कहाँ पे अपलोड करोगे? ये रिकॉर्डिंग बेटा रेजोनेंस कौन पूछा? सर साक्षी। साक्षी, ये रिकॉर्डिंग बेटा रेजोनेंस की यूट्यूब चैनल पर अपलोड होती है। सर आप उसकी लिंक शेयर कर सकते हो ग्रुप पे? ओ, मैं स्पून फीडिंग तो बिल्कुल नहीं कराता। दुनिया टीचर कर ले, मैं स्पून फीडिंग नहीं कराता। गो देयर, सर्च देयर, इफ नॉट फाइंड देन टेल मी, एटलीस्ट यू शुड ट्राई फॉर दिस। साक्षी, एग्री? यस सर। ओके सर। एग्जाम आपने देना है दोस्त, मुझे नहीं। चलिए, ऑल द बेस्ट। एनी डाउट इन टुडेस सेशन? No, sir. No, sir. नो सर। Going to close the session. All the best. See you in the next class. Thank you, sir. Thank you, थैंक sir. यू सर। Thank you, sir. Bye, sir. असाइनमेंट नहीं, नोटिस। मैथ्स के बारे में विचार कर लीजिए, मैं नंबर शेयर कर दूंगा। मनीष सर या बल्लाल सर से बात कर लीजिए। एडिशनल मैथ्स पढ़ना है तो उसकी भी पढ़ाई शुरू कर सकते हैं, पहली चीज। दूसरा, एनसीईआरटी की पीडीएफ डाउनलोड कर लें और जो चैप्टर चल रहा है उस पेज का प्रिंट आउट लेके अपने से बुलवा लें। सीटीजी खुल रही है, पहचान की बुक की शॉप है, उससे बुक ले लीजिए 11th की एनसीईआरटी। परफेक्ट। और अपने तमाम दोस्तों से इंटरैक्ट करते रहिए ताकि आपको भी कॉन्फिडेंस बढ़ेगा कि आप कैसे बेटर कर रहे हैं रेजोनेंस में, राइट? चलिए, सी यू इन द वेरी नेक्स्ट क्लास। ऑल द बेस्ट। Thank Bye, you, sir. Thank you, sir. ओके, थैंक यू। Thank you, sir.